ईमेल भेजते हैं तो कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि एक मैसेज जो आपके डिवाइस से निकला वो और कितने डिवाइस से होके गुजरता है? ऑफ कोर्स एक आपका डिवाइस और एक आपने जिसको मैसेज भेजा है उसके डिवाइस में वो मैसेज जाएगा, लेकिन रास्ते में और कितने डिवाइसेस यूज होते हैं वो आपको नहीं पता। तो दो मशीन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए डजन्स ऑफ कंप्यूटर यूज होते हैं। अगर आप एक डेफिनेशन से देखो तो दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दो तो इंटरनेट बन जाता है, पर इतने सारे कंप्यूटर्स कैसे जुड़ जाते हैं और ये नेटवर्क बनता कैसे है जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। क्योंकि आज के जमाने में इंटरनेट के बिना रहना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। सोच कर देखो यार, एक दिन बिना इंटरनेट के कैसा होगा जब आप बिना यूट्यूब और इंस्टा के और ये जो इतनी सारी सर्विसेज हैं हमारी वो सब बंद हो जाएगी। और अभी तो यार पैंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे में यार हमारी जितनी भी क्लासेस है वो भी ऑनलाइन है, तो हमारी इंटरनेट पे डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। बट क्या आपको पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? तो चलिए जानते हैं। तो इंटरनेट का मतलब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। आसान शब्दों में बोले तो बहुत सारे कंप्यूटर्स जो कि एक दूसरे से जुड़े हैं पूरी दुनिया भर में। और अब ये कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनता कैसे है? तो दो कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें उन्हें लिंक करना होता है। अब इन कंप्यूटर्स को या हम वायर की मदद से जोड़ सकते हैं या फिर आप वायरलेस से जोड़ सकते हो, दो ही तरीके हो सकते हैं। लेकिन इतने सारे कंप्यूटर्स को अगर हम वायर्स की मदद से जोड़ेंगे तो वो चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब मान लो हमें 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं तो हमें 45 केबल्स चाहिए, 9 केबल पर कंप्यूटर, विच इज अ लॉट यार। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं राउटर्स का। और राउटर इज लाइक छोटू सा कंप्यूटर जिसका सिर्फ एक काम है, जैसे कि रेलवे स्टेशन का सिग्नल लाइन नहीं होता जो कि ट्रेन को सिग्नल देता है कि आगे जाना है या नहीं जाना है, हरी बत्ती लाल बत्ती, वो चीज़। अब राउटर का भी सिमिलर काम है, वो एक मैसेज का ध्यान रखता है कि वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, और जिस डिवाइस तक उसे पहुंचना है वो राउटर ध्यान रखेगा कि उधर तक ही जाए, वो किसी और डिवाइसेस में नहीं राउट होएगा। लेकिन 10 कंप्यूटर्स तक आप राउटर्स रख सकते हो, बट उससे भी ज़्यादा अगर हमारे कंप्यूटर्स हो, जैसे कि मान लो अगर हम इंटरनेट की बात करें तो यहाँ 1000 100 मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए आप एक राउटर से काम नहीं चला सकते हो। बट जैसा कि मैंने कहा कि राउटर इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, तो आप एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट कर सकते हो और फिर हम इनफाइनाइट कनेक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि आप एक राउटर को दूसरे से और दूसरे को अनलिमिटेड राउटर से कनेक्ट करके एक बहुत ही विशाल नेटवर्क बना सकते हो। और ये नेटवर्क काफ़ी क्लोज है हमारे इंटरनेट से। बट यहाँ भी हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि ये राउटर हमारा है तो ये नेटवर्क भी सिर्फ हम तक ही सीमित रहेगा। अगर इस नेटवर्क को अगर हमको दूसरों तक पहुँचाना है तो हमें एक बहुत अच्छा केबल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन्स के लिए। और ख़ास बात ये है कि हम ये जो टेलीफोन की लाइन्स है उनको यूज़ करके इंटरनेट पहुँचा सकते हैं, और उसके लिए हमें एक मॉडेम का यूज़ करना होता है जो कि एक टेलीफोन के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। पर क्या सिर्फ फोन लाइन को कंप्यूटर में लगाने से इंटरनेट चल जाता है? तो जवाब है नहीं। हमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए ISP की मदद लेनी होती है। ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और नाम से पता लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगी। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो जैसे BSNL, जियो, एयरटेल, ये सारी एक ISP है, यानी इनके पास एक ऐसा राउटर है जो दूसरे ISPs के राउटर से कनेक्टेड है, और वो पूरी दुनिया में ऐसे अलग अलग ISP के राउटर से कनेक्टेड है, जो कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के इंटरनेट बन जाता है। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि मान लो आप ये जो YouTube चला रहे हो तो इसका डेटा आ कहाँ से रहा है? तो ये वीडियो हमने YouTube पर अपलोड करी थी, और जैसे ही हमने इसको YouTube पर अपलोड किया तो ये किसी डेटा सेंटर में जाके स्टोर हो गई। अब ये डेटा सेंटर कहाँ है? तो बेसिकली यार YouTube के लिए बहुत सारे डेटा सेंटर है, पर अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा डेटा सेंटर है मान लो मुंबई के अंदर। तो मुंबई के अंदर किसी सर्वर में हमारा ये जो डेटा है वो जाके स्टोर हो चुका है, और ये सर्वर किसी डेटा सेंटर में पड़ा होगा, और वो जो डेटा सेंटर है वो कनेक्टेड होगा किसी न किसी ISP के साथ में, ठीक है। तो जब भी आप YouTube के उस सर्वर को कॉल करोगे
तो जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में ये URL लिखोगे तो आपका ब्राउज़र DNS में ढूंढेगा कि ये जो URL है उसका IP एड्रेस क्या है। और DNS यानी फ़ोन बुक की तरह होती है जिसके अंदर आपको सारे URL के IP एड्रेसेस मिल रहे होंगे। अब जैसे एक बार ये IP एड्रेस आ गया तो आपका ब्राउज़र उस वेब सर्वर तक एक कनेक्शन बनाएगा और जैसे ही उस सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स आता है तो मतलब हम कनेक्टेड है। और एक बार जैसे ही आपका ये कनेक्शन बन जाता है फिर YouTube पे आप कोई भी वीडियो सर्व कर सकते हो। लेकिन जब भी हम किसी वेबसाइट से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल को इसको फॉलो करना पड़ता है। तो TCP/IP हमारा एक प्रोटोकॉल है जो कि यहाँ पे फॉलो हो रहा होता है जब भी हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट पे। और अगर आपको TCP/IP और HTTP प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता तो अलग से मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना दूंगा और अच्छे से वो भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि हर रिक्वेस्ट जो भी हमारा ब्राउज़र एक सर्वर तक भेजता है उसका जो रिस्पॉन्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप होके यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा। वो पूरी एक फॉर्म में कभी नहीं होता है। जैसे कि मान लो आप एक वीडियो देख लो तो वीडियो के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फ्रेम्स होती है तो वो सारी फ्रेम्स एक एक छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ डेटा के अंदर यहाँ पे बाइनरी बिट्स ऑफ डेटा हमारा वेब सर्वर से आ रहा होगा। अब बाद में ये जो पैकेट है पूरा डेटा का वो एक साथ जब आ जाता है तो फिर से वो रीअसेंबल होके हमारे कंप्यूटर में हमें दिखने लग जाता है। अब ये कैसे होता है, तो बेसिकली यार हर पैकेट को ये पता होता है कि उसको किस IP एड्रेस पे जाना है और किन अदर पैकेट्स के साथ में जुड़ना है। अब फिर से उस एग्जांपल को देखते हैं। तो जैसे ही आप किसी वीडियो को रिक्वेस्ट करोगे YouTube पर तो सबसे पहले तो आपकी वो जो रिक्वेस्ट है वो चॉप होकर कुछ पैकेट्स में बढ़ जाएगी और वो पैकेट्स इंटरनेट की केबल्स के थ्रू होके उस वेब सर्वर तक पहुंच जाएंगे। अब वेब सर्वर वहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग करेगा और उस वीडियो को ढूंढेगा, क्योंकि यार YouTube बहुत बड़ा है और उनके डेटा सेंटर में वो वाली फाइल कहाँ है ये ढूंढना भी एक टास्क है। लेकिन ये सारी चीज़ें मिली सेकेंड्स में हो जाती है और जैसे ही आपको वो फाइल मिल जाएगी वो फिर से वेब सर्वर से एक रेस्पॉन्स के रूप में आप तक पहुँचेगी और इसके लिए भी फिर से वो जो रेस्पॉन्स है वो कुछ पैकेट्स में बढ़ जाएगा और फिर अलग अलग तरीक़ों से वो पैकेट्स आप तक आएंगे। तो सबसे पहले HTML, फिर CSS, जावास्क्रिप्ट और उसके बाद में आपकी वीडियो है तो वो वीडियो लोड होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगी। तो कुछ इस तरह से इंटरनेट पे चीज़ें काम करती हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया कि कैसे इंटरनेट काम करता है। अब अगर आपको ऐसा कॉन्टेंट